वास्तव में हम लोग तमिलनाडु के थे। पिताजी कर्नाटक में काम करते थे, पीडब्ल्यूडी में थे। तो मैं पैदा हुई कर्नाटक में। घर में हम 5 बहनें और 1 भैया। तो सबसे छोटी बेटी, मैं घर की लाडली बेटी थी। और मेरी पढ़ाई जो है वो कर्नाटक में ही हुई थी। मेरा बचपन कर्नाटक में बीता। तो मैंने कन्नड़ा पढ़ा लिखा है, तो कन्नड़ा मैं अच्छे से जानती हूँ। और मेरे आसपास के जो घर के आसपास के लोग थे, तेलुगु, तो तमिल तो मेरी मातृभाषा थी ही। तो मेरी जो 5 बहनें हैं सभी बैंगलोर में अभी हैं। और मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरी माँ है, वो भी बैंगलोर में रहती है। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने ही किया है। और दूसरी तरफ मेरा ससुराल तमिलनाडु में, चेन्नई में, मूलतः वो मदुरई डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक माना मदुरई करके एक शहर है। तो मेरे पति वहाँ के हैं मूलतः, लेकिन वो चेन्नई में रहते थे। तो मेरी शादी वहाँ हुई है। इकलौता बेटा, एक ननद, और मेरी सासू जी हमारे ही साथ रहती थी। तो मेरी शादी होके अभी 20 साल तो हो ही गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी मेरे परिवार के हिस्से हैं। तो बेटी यहाँ जेएनआरएम कॉलेज में पढ़ती है, और बेटा अभी विवेकानंदा केंद्र विद्यालय में 8वीं कक्षा में है। तो एक संक्षिप्त परिचय मेरे परिवार का। जैसे कि आपने कहा कि आपका बचपन जो है कर्नाटका में बीता है, तो अपनी बचपन से जुड़ी कोई कहानी या किस्सा आपको याद हो? बचपन देखिए मधुर स्मृति है। हर व्यक्ति के जीवन में जो बचपन की जो बातें हैं, बचपन की जो घटनाएं हैं, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है। तो मैं बहुत नटखट थी बचपन में। गलियों में खेला ही करते थे, मतलब पढ़ना लिखना तो दूर। आजकल तो हम बच्चों के ऊपर बहुत बोझ लाद देते हैं और बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी नहीं भेजते हैं। लेकिन मेरा समय जो था, मैं ज़्यादा बाहर और कम अंदर रहती थी। स्कूल से आते ही घर में जो भी रहता था, आजकल तो बच्चों को स्नैक्स चाहिए, स्नैक्स टाइम है, लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था जब मैं छोटी थी। तो जो भी बनता था, जो भी घर में चावल जो भी रहता था, खाना फटाफट और बाहर भाग जाना। तो हमेशा खेलते ही रहते थे। मेरे पिताजी 7 साढ़े 7 बजे हमारे घर के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते थे। जी जी। मुझे गाना सुनने का बहुत शौक था, तो रेडियो में मैं गाना सुनती थी। रात के 11 बजे तक भी वो धीमे स्वर में गाना सुनती थी। तो खेलना कूदना, बस गाना। और स्कूल में भी मैं, पढ़ाई तो मेरी बहुत, 5वीं कक्षा तक जब मैं थी तो मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं रहता था। मैं तो आखिरी बेंच में बैठती थी और कुछ ना कुछ खाते रहते थे। मेरे शरीर को देख के आप अंदाजा मत लगाइए कि मैं नहीं खाते पीते परिवार की नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ खाती थी और बचपन में अपना समय ऐसे ही बिताती थी। हाँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं 6th में थी, हमने नवोदया की परीक्षा दी थी। तो जितने भी बच्चे, हम दूसरी जगह पे जाके हमें नवोदया की परीक्षा देनी थी, सिर्फ एक लड़की का चयन हुआ था उसमें, सविता उसका नाम है। जी। वो हमारे कन्नड़ा टीचर की बेटी थी, तो उसका चयन हो गया था। उसके बाद पहली बार एक परीक्षा का देना, परीक्षा का सामना करना पहली बार अपने जीवन में, तब मेरे मन में ये भावना जगी कि नहीं, कुछ पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैं 7वीं में थी तो मैं स्कूल में जो कुछ भी नहीं पढ़ती थी, धीरे धीरे मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि 7वीं में मुझे स्कूल में मैं 3rd आई। और मेरे पास एक डिक्शनरी भी रखा हुआ है, कन्नड़ा टू इंग्लिश का जो डिक्शनरी है वो 89 का है। तो डिक्शनरी मैंने आज भी संभाल के रखा है। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई वो चलती रही बिना रुके। हम जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक की जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की है? जी, मैं डिग्री तक की मेरी पढ़ाई कर्नाटक में हुई है, गुलबर्गा विश्वविद्यालय में। अच्छा। जैसे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे, 7वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई। उसके बाद विजयनगर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे कर्नाटक में। आप जैसे यहाँ पे अभी 11th 12th का जो है सीबीएसई है, तो वहाँ पे कॉलेज है, तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ, विजयनगर कॉलेज। उसमें मेरी 10th तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद 11th 12th या पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और डिग्री तक की पढ़ाई मेरी विजयनगर कॉलेज, जो कि गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संबद्ध है कर्नाटक में, वहीं पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ। और मैं विज्ञान की विद्यार्थी थी। डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो विज्ञान मैंने ले लिया था। बहुत, मतलब विज्ञान मेरा शौकीन, बहुत शौक से मैं पढ़ती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने पर
किसी ने मजबूर कर दिया, जी जो कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी और मैंने सोचा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैंने छोड़ दिया कॉलेज। 1 साल या पता नहीं 1 साल मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टीचर थी उन्होंने कहा कि यदि तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो तुम डिग्री करो कम से कम। फिर मैंने बीए ज्वाइन किया। तो बीए में जब मैं आई, फर्स्ट ईयर हुआ और सेकेंड ईयर में मेरी शादी हो गई। 23 साल में मेरी शादी हो गई। फिर मैं आ गई चेन्नई और जब मैंने फाइनल ईयर की अपनी परीक्षा दी तो मैं मेरी बेटी का डिलीवरी के लिए 10-15 दिन का समय था, तो मैंने दोनों डिग्री एक साथ हासिल की, एक माँ बनने की डिग्री और एक अपने शिक्षा की जो डिग्री, दोनों डिग्री मैंने एक साथ हासिल किया। मेरे पति ने मुझे जब मेरी शादी हुई तो मैंने उनको कहा था कि मैं पढ़ूंगी, पढ़ने में मेरी बहुत इच्छा है और मैं पढ़ूंगी। तो मेरी पढ़ाई निरंतर चलती रही, बीच में कहीं नहीं रुकी। जब एक बार मैंने बीए ज्वाइन किया उसके बाद मेरी पढ़ाई कहीं नहीं रुकी बीच में। तो मैंने बीए किया, उसके बाद एमए किया 2 साल की, एमफिल रेगुलर में किया। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी बेटी को लेकर जाती थी जब मेरे एमए एमफिल के जो क्लासेस होते थे, तो बेटी को भी साथ लेके जाती थी। फिर मैंने 4 साल की पीएचडी भी की है जी। तो मेरी बीए से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई मेरी शादी के बाद ही हुई। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो डॉक्टर का टाइटल है आपको मिल ही गया था जी, के नाम के बिल्कुल। साथ। हाँ, बचपन में जो मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, उस समय पता नहीं था कि मैं कौन सी डॉक्टर बनूंगी जी। लेकिन आज मैं जब अपने बचपन की बातें मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लिटरेचर का ये डॉक्टर बनना था, आखिर मैं बन गई, मेरा सपना पूरा हो गया। इसके अलावा आपको क्या ज़्यादा पसंद आया आपकी जो स्कूल लाइफ थी और कॉलेज लाइफ थी, क्योंकि कॉलेज में आपने ज़्यादा वक्त बिताया है? नहीं, मैंने स्कूल में बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, तो मेरे जीवन में स्कूल शिक्षा को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जी। और स्कूल में इतना बड़ा आंगन भी होता था, क्योंकि स्कूल के जो साथी हैं वो कॉलेज में आके मुझे मिले नहीं, क्योंकि एक तो मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी जी। फिर मेरे जो जितने मित्र थे सब आगे निकल गए थे। लेकिन स्कूल की पढ़ाई ऐसी नहीं थी, स्कूल में हम लोग नाराज भी होते थे, झगड़ा भी करते थे। स्कूल के जितने मित्र हैं वो आज भी मेरे साथ मित्रता उनकी बनी हुई है जी। तो स्कूल मुझे बहुत पसंद है और स्कूल को मैं कभी नहीं भूलूंगी। और स्कूल के जो जितने शिक्षक मुझे मिले आज भी मैं उनका नाम ले सकती हूँ, तो मैं उनको कभी नहीं भूली और कहीं ना कहीं आज भी मैं उनसे संपर्क में हूँ। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे स्कूल में मुझे पढ़ाए हैं और उनसे मैं संपर्क में भी हूँ, तो मुझे स्कूल बहुत पसंद है। जैसे कि आपने कहा था कि आपको बचपन से डॉक्टर बनना था, कई बार होते कि जब हम छोटे होते हैं हमारे एम्बिशंस कुछ होते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं उसके साथ बदलते हैं, तो आपको कभी लगा कि आपको डॉक्टर ना बनकर कोई और डिग्री हासिल करनी है? नहीं, जब मेरा 10th हो चुका था तो मेरी बहन ने मुझे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ज्वाइन करने के लिए मुझे बैंगलोर लेके आई जी जी। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ही बनना था। अब किसी ने तो कहा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है। फिर जब कोई बचपन में पूछते थे कि आपको बनना क्या है, मैं कहती थी कि मैं टीचर नहीं बनूंगी लेकिन पता नहीं था। देखिए, आज मैं कहूँगी कि मैं टीचर का जो मेरा जो प्रोफेशन है वो सबसे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ उस प्रोफेशन को। और क्योंकि बच्चों से भी हम जुड़े हुए हैं तो अच्छा हुआ कि मैं वो डॉक्टर नहीं बनी और ये डॉक्टर बन गई, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि मैं नहीं बनी हूँ डॉक्टर। लेकिन साहित्य ने मुझे बहुत कुछ दिया जी, क्योंकि लिटरेचर जब विज्ञान जो है आपको तर्क के साथ आपको जोड़ता है, आपकी बुद्धि के साथ विज्ञान आपको जोड़ता है, लेकिन लिटरेचर आपके मन के साथ आपको जोड़ता है। तो कहीं हम अपने मन से सोचते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि मन से क्या सही है क्या गलत है। तो हिंदी साहित्य को लेकर मैंने जब पढ़ाई की है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानती हूँ कि मुझे हिंदी का मुझे सहारा मिला जी। जैसे कि आप एक सदर्न जोन से हो, आपका जन्म तमिलनाडु में, बचपन कर्नाटका में बीता, तो हिंदी के प्रति बोलने या सीखने में आपकी रुचि कैसे आई? इसके बारे में तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बचपन में जैसे मैंने बताया हम लोग गलियों में खेला करते थे, तो जितने बच्चे थे वो उर्दू के बच्चे थे और मैं ऐसी लोकल उर्दू जो है वो मैंने बोलना सीख लिया था बचपन में ही। तो उर्दू तो मैं बोलती थी, जो हिंदी में अभी बोल रही हूँ शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलती, लेकिन उर्दू में बोलती थी। और जहाँ तक कि पढ़ाई का सवाल है, हम जब 6th में थी मैं, तो
तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को लागू किया गया था हमारे स्कूल में। तो तिरुमल राव सर जो हमें हिंदी पहली बार हमें हिंदी सिखाया था, मैं आज भी उनको स्मरण करती हूँ, नमन भी करती हूँ आज के इस मौके पे। उन्होंने हमें आ ई सिखाया था। तो 6th 7th फिर 8th 9th 10th तक मैंने तृतीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ा। 50 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे शब्द होते थे, लिंग बदलो, वचन बदलो, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाना, इस तरह के होते थे। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता नहीं हिंदी से बहुत अट्रैक्शन था, आकर्षण था, तो मैंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया था और 2 साल मैंने फाउंडेशन हिंदी मैंने पढ़ा था। फिर जब मेरी शादी हो गई और मैं चेन्नई आ गई तो मुझे लगा कि मैं हिंदी, उर्दू, हिंदी जो भी है हिंदुस्तानी मैं बोलना तो जानती हूँ, इसी में मुझे मेरी पढ़ाई आगे करनी चाहिए। तो मैं तो ये सोच के मैंने किया था कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊंगी बच्चों को, मैं पढ़ाती भी थी जी। और चेन्नई में तो बहुत डिमांड है हिंदी के लिए, पेरेंट्स क्योंकि स्कूल्स में हिंदी नहीं है, तो माँ बाप प्राइवेट ट्यूशन्स करवा के बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, तो वहाँ से मैंने हिंदी के एग्जाम्स भी मैंने पास किया है अपने ग्रेजुएशन के साथ। वहाँ 8 प्रकार के एग्जाम्स चलाए जाते हैं, प्राथमिक से लेके प्रवीण तक जी। तो मैंने वो साथ ही साथ अपनी डिग्री के साथ साथ मैंने वो परीक्षाएं भी मैंने पास की है। तो हिंदी में भी मेरी MA अलग से MA हिंदी डिग्री आपने हासिल की है। और मैं ट्यूशन्स लेने के लिए ही पढ़ती थी। और MA मैंने इसलिए किया था कि मुझे लगा कि मेरी जो हिंदी है उसे मुझे और अच्छा बनाना चाहिए ताकि मैं बच्चों को और अच्छा दे सकूँ। तो जब मैंने MA किया उसके बाद फिर मेरा मन, जब MA होने के बाद अब 2 रास्ते मेरे सामने थे, या तो BEd या तो MPhil। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उन दिनों हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, BEd के लिए 30,000 था जो कि मैं नहीं दे पा रही थी। फिर जब हमने अपने टीचर के पास जाके मैंने पूछा, प्रोफेसर निर्मला मौर्य जी उनका नाम है, उनसे मैंने पूछा मैडम आप बताइए कि मुझे क्या करना है। MPhil ज्वाइन करो। तो तुरंत मैंने MPhil कर लिया। और परिवार देखिए, मेरी सासू जी ने कहा कि छोटी बच्ची है, तुम हर दिन कॉलेज जाओगी कैसे होगा। तो मैंने कहा नहीं, आपकी पोती है, आपको संभालना है आप संभालिए, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए जाना है। तो ऐसा करके मैंने MPhil किया। MPhil के बाद 2 महीने मैंने लयोला कॉलेज चेन्नई में मैंने काम किया है, एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने काम किया। उसके बाद हिंदी प्रचार सभा का एक पोस्ट निकला हुआ था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट था, अनुसंधान सहायक। तो उसमें मेरी नियुक्ति हो गई थी। और वहाँ रहते हुए मैंने अपने हिंदी को सुधारा, लिखने की शैली मेरी बदली, बोलने की शैली बदली। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि हम बनाते थे सामग्री निर्माण कार्य, सामग्री निर्माण बनाना हमारा कार्य था। क्योंकि जो BA डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आप IGNOU का जानते हैं, वैसे हिंदी प्रचार सभा का जो डिस्टेंस एजुकेशन है, वहाँ के जो BA और MA के जो बच्चे हैं उनके लिए हम स्टडी मटेरियल बनाते थे। तो लिखावट आपकी शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बड़े बड़े प्रोफेसर्स जैसे IGNOU के डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर सत्यकाम है, प्रोफेसर पारेख हैं, और NCERT के रामजन्म शर्मा जी हैं, आजकल टेक्स्ट बुक्स में हम उनका नाम देखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बेटे मुकुंद द्विवेदी जी के साथ भी हमने काम किया है। तो वहाँ एक मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट यदि आप कह सकते हैं तो वो हिंदी प्रचार सभा के 7 साल, जो कि 2005 से 2011, तो ये 7 साल मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। विशेष रूप से हिंदी भाषा को लेकर भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि मेरे जो परिवार का माहौल है वो हिंदी का माहौल नहीं है जी। बिल्कुल, मेरे परिवार में न मायके में न अपने ससुराल में कोई हिंदी नहीं बोलता है। मुझे दुख होता है कि जो मैं लिखती हूँ, जो मैं सुनाना चाहती हूँ, पढ़ नहीं पाते, परिवार में कोई उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति है। उसके बावजूद जो मैंने हिंदी को सीखा है, जो मैंने अर्जित किया है, वो मैंने अपनी मेहनत से, और मैं अपने शिक्षकों को आज के दिन बहुत याद करती हूँ कि उनके बदौलत आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और एक प्रोफेसर बनके, हिंदी की प्रोफेसर बनके मैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज किस किस चीज में आप रुचि रखती हो, क्या शौक है आपका? बचपन से लेकर, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है, तो मैं रेडियो में गाने सुनती थी, विविध भारती खास रूप से मैं सुनती थी। और सुबह सुबह ही ग्रुप सॉन्ग्स उसमें आता था, देशभक्ति गीत हो या जो भी हो, सामूहिक गान आते थे, तो उसको मैं लिख के रखती थी। तो मेरे सबसे बड़ा शौक है लिखना, तो मैं लिखती ही रहती थी। जो भी है पढ़ने की जो भी चीजें हैं वो मैं लिख के ही मैं पढ़ती थी। तो ये
मेरे घर की बचपन की भी मुझे बात याद है। उन दिनों तो टीवी नहीं हुआ करता था जी लेकिन जब मेरे पिताजी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे तो 89 का जो वर्ल्ड कप था 89 87 हाँ मुझे 89 डेट याद नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप देखने के लिए हमारे मेरे पिताजी ने टीवी खरीदा था। पूरे घर में पूरा भीड़ रहता था और मैं बैठ के लिखती रहती थी। तो मेरी माँ आज भी मुझे सुनाती है, सब मेरे बच्चों के सामने बोलती है कि इतने लोग चिल्लाते थे टीवी देखते थे लेकिन लक्ष्मी बैठ के लिखती थी। तो ये मेरा एक तो मेरी हॉबी है लिखने का, हर चीज में लिखती हूँ जी। तो दूसरी मेरी हॉबी है बचपन से गाना सुनना और गाना गाना जी। लेकिन सीखने का कभी मौका नहीं मिला है। कुछ दिनों के लिए मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए तो मैं गई थी लेकिन मैं उसको सीख नहीं पाई। तो गाना सीखने का जो मेरा शौक था वो तो रह गया लेकिन मैं गाना तो गुनगुनाती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। और देखिए अभी मैं अंडमान कॉलेज में हूँ और मैं संगीत विभाग को संभालती हूँ। वहाँ पे जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस विभाग को मैं संभालती हूँ, उसका इंचार्ज हूँ। तो हो सकता है मेरे जो शौक थे वहाँ पूरे हो रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं और मैं वहाँ सुनती हूँ और अच्छा लगता है। उस बहाने में अपने जो शौक है उसको पूरा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी कुछ गीत गुनगुनाएं चाहे। हाँ जरूर, एक मेरी ही रचना है जिसे मैं थोड़ा गा करके मैं सुनाऊंगी आपके जी लिए। जरूर। मन मत हो आज उदास, प्रीतम होंगे मेरे पास, प्रीतम होंगे मेरे पास। ये मन मत हो आज उदास, मैं ना रोए तर से निगाह, मैं ना रोए तर से निगाह, प्रीतम से मिलने की चाह, बोझिल तन तर साथी बाह, दिल से निकली है ये आह, ना जाने कब हो पूरी ना जाने कब हो पूरी रे मन मत हो आज उदास। अंबर छाई घन घोर घटा, काजल का लिख दहल उठा, गरजे मेघ मुस्काई धरा, पुलकित पुष्पित वसुंधरा, मिलन की बेला जब होगी खास, मिलन की बेला जब होगी खास, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, आज उदास। छेड़ी साथियाँ करती यही बात, दिल की धड़कन करे प्रतिघात, कैसे समझाऊं इन्हें मेरी बात, कैसे समझाऊं इन्हें मेरी बात। आएंगे पिया लेकर सौगात, रूखी हवा ले जाए संदेश, रूखी हवा ले जाए संदेश, रे मन मत हो आज उदास, नैना रोए तर से निगाह, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, आज उदास। काफी सुंदर आप गाती हैं लक्ष्मी जी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी यह गीत बहुत पसंद आया होगा। आप बता रही थी लक्ष्मी जी कि आपको लिखने का भी शौक है, तो हम चाहेंगे उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ जरूर। बचपन में तो ऐसे जब पाठशाला के जो होमवर्क होता था उसको मैं लिखती थी या परीक्षा की तैयारी के लिए मैं लिखती थी। लेकिन मेरे अंदर का जो साहित्यकार है या फिर लिखने का जो किताब लिखने का जो शौक है वो जब मैं एमफिल में थी तभी से वो विकसित होती रही। एमफिल में थी क्योंकि हमारे क्लास में एक तो तमिलनाडु में जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनकी हिंदी इतनी अच्छी हिंदी नहीं होती है। तो हर हफ्ते जो है हमें
भाषण प्रतियोगिता, इस तरह की प्रतियोगिताएं हमें चलाए जाते थे ताकि हम हिंदी को शुद्ध कर सकें, हिंदी में बोलने की आदत हमें हो सके। तो उसी सिलसिले में हमेशा एक ऐसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था जिसमें कविताएं लिखने के लिए कहा जाता था। तो मैं तो वैसे कवि तो नहीं हूँ, लेकिन लिखते थे। तो कल्पना करके जो लिखने की बात है वो वहीं से मेरी शुरू हुई थी। पहली जो कविता मैंने लिखी थी वो सवेरे सवेरे, क्योंकि ये कंपटीशन था जिसमें कि उस कविता को दिया गया था, कविता का शीर्षक दिया गया था और लिखा था मैंने। रेणुबाला अग्रवाल, वो मेरी साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट, उसको उसमें प्रथम पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद धीरे धीरे जितने तमिलनाडु में ऊपरी तौर पर आपको देखने से लगता नहीं है कि हिंदी का कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यक्रम हिंदी के वहाँ पे होते हैं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो पता चलता है कितने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां वहाँ पे हुई हैं। तो आज एक और व्यक्ति को मैं याद करना चाहूंगी, डॉक्टर मधु धवन। तो वो स्टेला मैरिज कॉलेज की हिंदी विभाग की अध्यक्षा थी। तो वो प्रयास करती थी कि जितने हम नाम सीखिए हैं, नए लोग हैं, नए जो छात्र उभर कर आ रहे हैं, उनको वो हमेशा नए नए कोई भी टॉपिक्स दे देती थी, उसमें लिखने के लिए वो मजबूर करती थी। और रविवार के दिन या कोई भी दूसरे दिन कार्यक्रम होता था जिसमें बकायदा हमें अपनी रचनाएं सुनानी पड़ती थी और हम अपनी रचनाएं किताबों के लिए भी दिया करते थे। तो शायद हो सकता है उनकी बदौलत तो वो मौका देती थी आप लोगों को लिखने हाँ, का। मौका देती थी और हम लोग लिखते थे। तो बहुत सारा जो विकास है वो उनके माध्यम से भी बहुत सारा मतलब मैंने सीखा है और मैंने अपने जीवन में लागू किया है। और जब जब मन में कल्पनाएं आती थी, भावनाएं आती थी, तो मैं लिखती थी। तो कविताएं ऐसी ही बनी हैं। अभी एक हाल ही में मेरी किताब भी प्रकाशित हुई है, वैसे 3-4 किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें कविता संकलन, मेरा प्रथम कविता संकलन जो अभी प्रकाशित हुआ है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। ये है शून्य से लौटा हूँ जी। तो एक प्रेमी की कहानी, कविता का शीर्षक है ये। प्रेमी कैसे अपनी प्रेमिका से जुदा होकर भंवर में फंस जाता है और फिर एक दूसरे जब सहारा उसको मिलता है तो वो वहां से उभर कर बाहर निकलता है। तो एक पॉजिटिव वे में एक जो व्यक्ति का जो ट्रैवल है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में प्यार प्रेम तो होता ही है जी। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब ऐसा कुछ प्यार में कुछ कड़वाहट हो जाती है, प्यार टूट जाता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, तो लोग अपने आप को खत्म भी कर देते हैं। तो ये जो मेरी कविता है, वहां से ऊपर निकलकर कैसे आप ट्रैवल करते हैं पॉजिटिव की ओर, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ओर। तो ये शून्य से लौटा हूँ अभी हाल ही में प्रकाशित है। तो इस तरह बहुत सारी कविताएं। और यहाँ आने के बाद मैंने अंडमान के बारे में बहुत मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि यहाँ का जो इतिहास है उसे मुझे जानना चाहिए। मैं तो हमेशा अपना जो समय है मैं स्टेट लाइब्रेरी में बिताती थी। शुरू में जब मैं आई नियमित रूप से 2 साल 3 साल लगातार मैं स्टेट लाइब्रेरी में संडे के दिन चली जाती थी। अपने 2 घंटे 4 घंटे मैं लाइब्रेरी में बिताती थी, रीडिंग सेक्शन में बैठ के यहाँ के जितने भी किताबें पब्लिश हैं उनका नोट्स बना के, उनका जेरॉक्स लेके, मेरे पास बहुत सारे सामग्री मेरे पास है जी। तो मैं भविष्य में अंडमान के बारे में बहुत कुछ लिखूंगी और इसमें कुछ दोहे भी मैंने लिखे हैं अंडमान के बारे में। और मेरे मन की इच्छा है कि एक दोहा संकलन, जो कि आज तक किसी ने किया नहीं है, और दोहा लिखना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि उसमें आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ये द्वीप अंडमान करके मैंने इसमें इस संकलन में कुल 24 दोहे इसमें संकलित हैं। एक दो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। बंगाल की एक खाड़ी, तट पर इसके द्वीप, टिमटिमाते ए तारे ये जुगनू के द्वीप। खाड़ी के मध्य पूर्व फैला है यह द्वीप, द्वीप है या दीप शिखा सा द्वीप। तो इस तरह मैंने लिखा है। और एक और रचना है, ये मेरी लंबी रचना है जी, शहीदों की कहानी बूढ़े पीपल की जुबान जी। तो इसमें उसका एक छोटा सा जो भाग है वो इसमें संकलित है, लेकिन एक लंबी कविता के रूप में एक अलग किताब इसकी बनेगी। और पूरी तरह से जो सेलुलर जेल का जो बर्गर जो पीपल का जो द्वीप समूह के लिए ही वो किताब होगी। और कविता के माध्यम से होगी, संवाद के माध्यम से, जैसे डायलॉग के माध्यम से। और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने कवर किया है, क्योंकि आजकल का जो वर्तमान पीढ़ी है वो इतिहास की जानकारी वो रखते नहीं लगते। तो इस कविता के माध्यम से मैंने वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है, किस तरह हमारी स्वतंत्रता पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, और सेलुलर जेल की जो महिमा है उसके बारे में मैंने एक डायलॉग के रूप में इसको मैंने लिखने की कोशिश की है। तो लिखने का सिलसिला मेरा चलता रहेगा। और मैं
ये जो है मेरी पीएचडी की किताब है जी कथा भाषा और काव्य भाषा का समाज भाषिक संदर्भ। जी तो इसमें बहुत ये मुश्किल का विषय है वैसे, क्योंकि कथा और काव्य भाषा दोनों को लेकर मैंने इसमें काम किया है। और ये दो अनुवाद की किताबें हैं, मैंने कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया है। ये एक कविता संकलन और एक कहानी संकलन। तो इस तरह ये मेरी रचना का यात्रा है, लेखन की यात्रा है। जी। तो इतने सारे किताब आपने जो लिखी है, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों भी को दिखाया जाएंगे और उन्हें भी ये किताब पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये मेरी दोनों अनुदित किताबें हैं, जिसको मैंने ये कविता संकलन है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। देखिए प्रोफेसर राधा कृष्ण है जो कर्नाटक से आए थे, उनकी किताब का मैंने अनुवाद किया है। और ये कहानी संकलन है, तो इसमें भी 3 लोगों की कहानी है, 2 राइटर्स यहाँ पे हैं और मेरी अपनी खुद की 3 कहानियां इसमें संकलित हैं। और ये मेरी पीएचडी का ये मेरी प्रथम किताब है, कथा और काव्य भाषा का समाज भाषिक संदर्भ, सोशियो लिंग्विस्टिक्स और सोशियो स्टाइलिस्टिक्स। इसमें जैसे समाज में भाषा का जो प्रयोग होता है कविता में और उसमें कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में मैंने इसमें काम किया है। तो ये मेरी रचनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो समूह के लोग हैं ये पढ़ें और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। धन्यवाद आपको। जी। तो लक्ष्मी जी, आप एक प्रोफेसर के साथ साथ आप एक गृहिणी भी है, तो हम चाहते हैं कि आप चलते चलते दिवाली का बधाई हमारे जो है दीप समूह वाले को दे। दीपावली देखिए भारत त्योहारों का देश है, आप तो जानते हैं कितने सारे कई सारे त्योहार हम यहाँ पे मनाते हैं। तो जितने भी त्योहार आप अधिकांश रूप से देखें तो स्त्री पर आधारित त्योहार हैं, क्योंकि भारत में पहले से भी स्त्रियों को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे वेदों में कहा गया है कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहां पे भगवान का वास होता है। तो दीपावली में विशेष रूप से लक्ष्मी की पूजा होती है। अभी नवरात्रि गई है जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की उपासना होती है। तो दीपावली में लक्ष्मी की पूजा इसलिए भी किया जाता है। और लक्ष्मी को बुलाकर आप लक्ष्मी पूजा की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जो है भगवान धन की भगवान है ना। हर कोई चाहता है अपने जीवन में धन सबको मिले, क्योंकि बिना धन का तो आज का जीवन चलना वर्तमान में तो बहुत मुश्किल है। तो लक्ष्मी पूजा और दीपावली दीपों का त्योहार जिसमें हम दिया जलाते हैं, और दिया ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान और धन दोनों आपके जीवन में हो। और दीपावली लक्ष्मी पूजा के माध्यम से आप बच्चों को जो है कोई भी पूजा, लक्ष्मी पूजा नहीं कोई भी पूजा आप करते हैं घर में, तो बच्चों को एक संस्कार मिलता है। जी। तो वो संस्कार सिर्फ परिवार से ही मिलता है, जिसमें हमारे तुलसीदास ने भी कहा है कि पूजा की कुछ विधियां हैं, उस विधि का अनुपालन करते हुए पूजा को करना चाहिए। इसमें कलश बिठाया जाता है, उसमें जो नारियल का प्रयोग होता है, देखिए नारिकेल उसको बोलते हैं, नारियल का जो प्रयोग होता है और धूप वगैरह का जो प्रयोग होता है सब शुद्धि का काम करता है। जी। तो नारियल बहुत शुद्धता का प्रतीक है। नारियल के अंदर जो पानी है वो कितनी शुद्ध पानी है। तो जितने भी पूजा का सामग्री है वो आपकी शुद्धता, संस्कार सब कुछ आपको देता है। जी, धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने इतने सारी जानकारियाँ हमारे जो है देश समूह के वासियों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। नमस्कार।